जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। जैसा कि दोस्तों अपन मेवाड़ के गोहिल वंश के शासकों का इतिहास पढ़ रहे थे और उसी क्रम में अपन ने पढ़ा था लास्ट में महाराणा कुंभा जो शासक थे उनके प्रारंभिक परिचय देखा और उनकी क्या क्या उनका स्थापत्य कला में योगदान रहा वो देखा, साहित्य के क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा। और अब लास्ट में कुछ एक दो पॉइंट दोस्तों बच गए थे। तो एक तो उनके जो प्रमुख जैन विद्वान थे उनके नाम, और एक जो दोस्तों उनको प्रमुख उपाधियाँ दी गई थी दोस्तों, उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता था उनको, वो अपन इस वीडियो के माध्यम से इन दो पॉइंट को कवर करेंगे ताकि जो महाराणा कुंभा से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में उन सभी को अपन कवर कर सकें और एक सिंगल क्वेश्चन भी अपना बचाना रह सके। तो इसी टारगेट को लेकर दोस्तों ये वीडियो बनाया गया है। राणा कुंभा से संबंधित कुछ एक बिंदु हैं और उसके राणा कुंभा से बाद के जो शासक हैं दोस्तों उनसे संबंधित कौन कौन सी बातें वो कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती हैं और किस प्रकार से पूछी जाती हैं वो सब अपन इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि अपन ने मेवाड़ के राणा कुंभा के बारे में प्रमुख चीज़ें पढ़ ली थी तो एक बार अपन उसको याद कर लेते हैं वापस। जैसा कि उसका प्रारंभिक परिचय, प्रारंभ में उसका संरक्षक रणमल था, लेकिन बाद में हंसाबाई ने रणमल की हत्या करवा दी थी और जो वापस है वो संरक्षक, वो उसका संरक्षक ना कहे तो वो जो चुंडा को भेज दिया था वो उनको वापस बुला लिया था हंसाबाई ने। उसके बाद इसके कुछ संघर्ष से जो प्रश्न पूछे जाते हैं। सारंगपुर का युद्ध याद रखिएगा 1437 ईस्वी में, क्या इसमें उपलब्धि ली थी? इसके अंदर उपलब्धि प्राप्त हुई थी कि उसने जो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था दोस्तों चित्तौड़ के किले में, उसके जो उपनाम है उनको याद रखिएगा। और विजय स्तंभ के जो वास्तुकार है दोस्तों उसको नाम याद रखिएगा, जेता थे और उनके 3 पुत्र थे। उसके बाद जो बदनौर के युद्ध एक प्रमुख घटना थी जो कुंभा ने लड़ा और कुंभा ने जीता था, तो उसको आप याद रख सकते हो। और उसके बाद के जो प्रमुख साहित्य के अंदर उसके जो योगदान थे, कौन कौन सी जो पुस्तकें उन्होंने लिखी थी उनको आप याद रख सकते हो। और उसके बाद दोस्तों ये कुंभा के कुछ जैन विद्वान थे, इनको अपन क्रम से याद रखेंगे और उसके बाद कुंभा की जो कुछ उपाधियां हैं इनको याद रखेंगे। इसी के साथ कुंभा समाप्त होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कुंभा के जैन विद्वान, कुंभा के कौन कौन से जैन विद्वान थे नाम याद रखेंगे दोस्तों इनके: सोमदेव, सोम सुंदर, जयशेखर, भुवन कीर्ति और तिला भट्ट। ये जो दोस्तों 5 ही जैन विद्वान थे, ये कुंभा के जैन विद्वान थे और जैन धर्म को समझने में इन्होंने काफी अहम भूमिका निभाई थी। तो एक बार फिर से याद करते हैं दोस्तों। सोमदेव थे, सोम सुंदर थे, जयशेखर थे, भुवन कीर्ति थे और तिला भट्ट थे दोस्तों। तो इनको अपन एक क्रम से याद रखेंगे दोस्तों। 2 सह से है, फिर एक जयशेखर है, फिर भुवन कीर्ति और फिर तिला भट्ट। इसी आगे देखते हैं दोस्तों। कुंभा ने आबू जाने वाले जैन तीर्थंकरों से कर या टैक्स लेना बंद कर दिया था। इस फैक्ट को याद रखिएगा। कुंभा जो राणा कुंभा थे उन्होंने जो माउंट आबू शिरोई जाने वाले जो जैन तीर्थंकर थे, जैन धर्म को मानने वाले लोग थे या अनुयायी थे, उनसे जो टैक्स या कर लेना बंद कर दिया था। इससे आगे देखते हैं दोस्तों कुंभा की उपाधियां, या इनको बोलते थे कुंभा को किन अन्य नामों से पुकारा जाता था उनको अपन यहाँ से याद करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों पहला देखते हैं दोस्तों हिंदू सुरत्राण। हिंदू सुरत्राण उसको क्यों कहा जाता था राणा कुंभा को? क्योंकि मुस्लिम को हराने के कारण जो मुस्लिम राजा थे काफी मुस्लिम राजाओं को इन्होंने परास्त किया था, इसलिए उनको हिंदू सुरत्राण की संज्ञा दी गई। अब दोस्तों देखते हैं अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य उनको क्यों कहा जाता था दोस्तों? क्योंकि उन्होंने संगीत की उपलब्धियों को प्राप्त किया था, संगीत के क्षेत्र में काफी उपलब्धियां प्राप्त की थी और काफी अपने दरबार में संगीतज्ञों को रखा था उन्होंने, इसलिए उनको अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है दोस्तों। अगला दोस्तों राणा रासो। राणा रासो उनको क्यों कहा जाता था? क्योंकि साहित्यकारों को अपने दरबार में उन्होंने जगह दी थी, साहित्यकारों का सम्मान करते थे वो, तो इसीलिए उनको राणा रासो कहा जाता था। अब दोस्तों हालगुरु उनको दोस्तों क्यों कहा जाता था? क्योंकि उन्होंने दोस्तों पहाड़ी जो क्षेत्र है, पहाड़ियां हैं, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जो दुर्ग है और किले हैं उनको जीता था, इसीलिए उनको हालगुरु कहा जाता था दोस्तों। चापगुरु दोस्तों उनको क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो अच्छा एक धनुर्धर था, धनुर्विद्या में निपुण थे राणा कुंभा, इसीलिए उनको
चापगुरु की संज्ञा दी गई थी दोस्तों। अब एक और आता है दोस्तों छापगुरु। छापगुरु दोस्तों उनको क्यों कहा जाता था, क्योंकि दोस्तों वो छापामार युद्ध प्रणाली का उपयोग करते थे, या आप कह सकते हो गुरिल्ला युद्ध पत्ति का वो उपयोग करते थे। छापामार को ही युद्ध पत्ति का दूसरा नाम गुरिल्ला युद्ध पत्ति है दोस्तों। तो वो छाप गुरु करने के कारण छापामार युद्ध प्रणाली का वो उपयोग किया करते थे, इसलिए उनको छाप गुरु की संज्ञा दी गई। तो यहाँ से दोस्तों इनको एक बॉक्स के माध्यम से अपन याद रखेंगे, इन चार को अपन एक साथ याद रखेंगे दोस्तों। हिंदू सूत्रधारण अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो और हाल गुरु। अब दोस्तों नीचे के को एक साथ याद रख सकते हो आप, चाप गुरु, छाप गुरु, चाप गुरु और छाप गुरु को एक साथ याद रख सकते हो। इस प्रकार से हमने राणा कुंभा के जो भी उपनाम है, जो भी उनको उपाधियां मिली, उनको एक बॉक्स के माध्यम से दोस्तों याद किया। इससे नीचे देखते हैं दोस्तों हत्या। राणा कुंभा की हत्या दोस्तों किन्होंने की, उसके जो राणा कुंभा का बेटा था उस उदा जिनका नाम था, तो उदा ने राणा कुंभा की कुंभलगढ़ किले के अंदर हत्या कर दी थी। तो इसको भी एक पॉइंट्स के रूप में याद रखिएगा। राणा कुंभा की हत्या कैसी की, उसी के बेटे ने कुंभलगढ़ दुर्ग में उसकी हत्या कर दी थी। इसी के साथ दोस्तों राणा कुंभा का शासनकाल खत्म होता है। और राणा कुंभा से संबंधित जो भी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इससे पहले वाला वीडियो देख के वो देखिएगा ध्यान से और उसको याद कीजिएगा। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। आपका 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, राजस्थान से रिलेटेड दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों अपना राणा कुंभा के बाद जो एक प्रसिद्ध शासक बना वो थे दोस्तों रायमल। तो रायमल का शासनकाल अपन देखते हैं दोस्तों। 1473 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। तो शासनकाल को अपन एक सरसरी निगाह से अपन याद रख सकते हैं। 1473 से 1509 तक शासनकाल रहा। तो इसके बीच में जो भी दोस्तों घटनाएं घटित होंगी वो अपन रायमल के शासनकाल से संबंधित होंगी। तो आइए दोस्तों अब इनको भी अपन याद करते हैं। एक पॉइंट दोस्तों यहाँ से याद रखिएगा, एकलिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनाया। एकलिंग जो मंदिर है दोस्तों, जो बप्पा रावल ने जिनका निर्माण किया था, एकलिंग मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने किया था, उसका जो वर्तमान स्वरूप दिया वो किसने दिया, रायमल ने दिया। अगला पॉइंट दोस्तों, इनकी रानी का नाम दोस्तों श्रृंगार चौरी था। इनकी रानी का नाम दोस्तों श्रृंगार चौरी था, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। तो श्रृंगार चौरी किसकी रानी थी, रायमल की रानी थी। और अगला पॉइंट दोस्तों अपन यहाँ से याद रखेंगे, रानी ने घोसुंडी में बावड़ी बनाई। इस पॉइंट को दोस्तों स्पेशली याद रखिएगा, ये पूछा जाता है दोस्तों। रानी ने, कौन सी रानी, श्रृंगार चौरी रानी ने घोसुंडी चित्तौड़ में बावड़ी का निर्माण कराया। पूछा जाता है घोसुंडी चित्तौड़ में बावड़ी का निर्माण किसने करवाया, श्रृंगार चौरी ने करवाया था। और श्रृंगार चौरी कौन थी दोस्तों, ये रायमल की पत्नी थी या इसकी रानी थी। अगला पॉइंट दोस्तों, रानी ने घोसुंडी अगला पॉइंट देखिए, घोसुंडी अभिलेख। घोसुंडी अभिलेख से संबंधित एक दो पॉइंट अपन याद रख सकते हैं दोस्तों। घोसुंडी अभिलेख 2nd शताब्दी ईस्वा पूर्व का लेख है, मतलब 2री शताब्दी का लेख है दोस्तों घोसुंडी अभिलेख। और राजस्थान में वैष्णव धर्म की जानकारी का सबसे प्राचीन अभिलेख है। इस पॉइंट को आप स्पेशली याद रखिएगा। राजस्थान में दोस्तों जो वैष्णव धर्म की जो सबसे प्राचीन जानकारी है वो किस अभिलेख से मिलती है, घोसुंडी अभिलेख से मिलती है। और ये सबसे प्राचीन है, तो ये कौन सी शताब्दी का है, 2री शताब्दी का अभिलेख है। तो घोसुंडी में बावड़ी बनाई थी इस रानी ने, और अभिलेख है दोस्तों ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। और रानी का नाम श्रृंगार चौरी अपन याद रख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से रायमल से संबंधित 2-4 बातें याद की। इसकी रानी का नाम, एकलिंग मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। और इनकी जो रायमल की रानी थी चौरी, इन्होंने घोसुंडी में बावड़ी बनाई। और जो घोसुंडी जो नाम आ गया तो इससे अपन घोसुंडी अभिलेख को याद रखेंगे। घोसुंडी अभिलेख वो वैष्णव धर्म का दोस्तों सबसे पुराना अभिलेख माना जाता है। 2nd शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। इससे आगे दोस्तों अब अपन इधर से याद करने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, इसके बाद जो रायमल थे दोस्तों, इनके बाद एक शासक बने पृथ्वीराज। पृथ्वीराज रायमल का बड़ा बेटा था। इसको आप ध्यान रखिएगा। जो पृथ्वीराज थे दोस्तों, ये कौन थे, पृथ्वीराज थे जो रायमल के बड़े बेटे थे, या सबसे बड़े बेटे आप इसको कह सकते हो। रायमल के सबसे बड़े बेटे का नाम पृथ्वीराज था। इसे उड़ना राजकुमार कहा जाता था। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि उड़ना राजकुमार के नाम से किसे जाना जाता है। उड़ना राजकुमार के नाम से पृथ्वीराज को जाना जाता है, जो रायमल के बेटे थे। अगला पॉइंट दोस्तों, यह जो राजा हारता उसकी तरफ होकर लड़ता था। इसको उड़ना राजकुमार दोस्तों क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो भी राजा युद्ध में परास्त हो जाता था दोस्तों,
ये पृथ्वीराज क्या करता है, ये उसी की तरफ से युद्ध लड़ता, उसी की ये मदद करता था, इसीलिए इसको उड़ना राजा कहा जाता है दोस्तों। अगला पॉइंट दोस्तों, अपनी पत्नी तारा के नाम पर अजमेर किले का नाम तारागढ़ करवाया। इस पॉइंट को आप स्पेशली याद रखिएगा, ये ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों कि अजमेर किले का नाम तारागढ़ किसके नाम पे पड़ा, पृथ्वीराज की पत्नी तारा के नाम पे पड़ा और पृथ्वीराज ने इसका नाम, अजमेर किले का नाम तारागढ़ रखा था। तो यहाँ से अपन पृथ्वीराज से संबंधित 2 पॉइंट याद रख सकते हैं दोस्तों। एक तो इसको उड़ना राजकुमार कहा जाता था और एक इसने अपनी पत्नी तारा के नाम पर अजमेर किले का नाम तारागढ़ रखवा दिया था। तो 2 पॉइंट यहाँ से अपन याद रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक छोटा राजा बनता है जयमल। तो यह भी रैमल का बेटा था दोस्तों, लेकिन जो पृथ्वीराज थे वो बड़े बेटे थे और ये तो जो जयमल थे ये उनसे छोटे बेटे थे। यह भी रैमल का बेटा था। इसकी जो दोस्तों एक आध विशेषता क्या याद रखें अपन, यह सोलंकी राजाओं के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। तो दोस्तों कोई अच्छे लेवल्स के एग्जाम की तैयारी कर रहा हो वो याद रख सकता है इस चीज़ को कि जयमल किन के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। जयमल है दोस्तों वो सोलंकी राजाओं के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया था, वीरगति को प्राप्त हो गया था। तो जयमल से अपन एक पॉइंट याद रख सकते हैं, सोलंकी राजाओं के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों आता है राणा संग्राम सिंह। यह भी दोस्तों अपना ये जो रैमल थे, राणा संग्राम सिंह भी रैमल के ही छोटे बेटे थे। तो रैमल के 3 बेटे देखे दोस्तों, अपने पृथ्वीराज देखे, उनसे 2 बातें देखी, एक जयमल देखी, उनसे 1 बात देखी, और अब आता है दोस्तों राणा संग्राम सिंह। तो ये राणा संग्राम सिंह थे, ये इनके छोटे पुत्र थे और इनका शासनकाल दोस्तों 1509 से 1528 तक रहा। मतलब ये एक फेमस राजा रहे और इनसे काफ़ी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे। ये दोस्तों ये जो बीच में छोटे छोटे राजा है पृथ्वीराज और जयमल, अपन ने इनके बारे में ज़्यादा डीपली अध्ययन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इनसे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन न के बराबर पूछे जाते हैं। जो पूछे जाते हैं अपन ने उनको बिंदु वाइज समझ लिया है। तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अपन पढ़ाई कर रहे हैं सब कुछ याद करने के लिए या सब कुछ सीखने के लिए नहीं कर रहे हैं। अपन जो पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों वो अपने जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें सफलता हासिल करने के लिए पढ़ाई कर लिए, और उसके लिए दोस्तों अपने को स्मार्ट स्टडी करना जरूरी है। स्मार्ट स्टडी करेंगे तभी अपने को सफलता जल्दी हासिल होगी। और स्मार्ट स्टडी के लिए दोस्तों स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा, स्पेशली उन्हीं बिंदुओं को पढ़ना पड़ेगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनकी पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। तो मैं आपको एक स्मार्ट स्टूडेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा। अगर कोई स्टूडेंट देखे कि इनसे तो 1-2 बातें और राणा संग्राम सिंह से काफ़ी सारी बातें इसीलिए बताई जा रही है क्योंकि इनसे रिलेटेड काफ़ी सारी बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं या पूछी जा चुकी हैं। तो आइए दोस्तों अब अपन समझते हैं राणा संग्राम सिंह को। राणा संग्राम सिंह दोस्तों शासनकाल 1509 से 1528 तक इसका शासनकाल रहा। राणा संग्राम सिंह का दोस्तों एक को राणा सांगा भी कहा जाता है, इसका उपनाम है राणा सांगा। संग्राम सिंह को सांगा भी कहा जाता है। और रैमल का यह भी पुत्र था, जैसा कि मैंने बताया रैमल का यह छोटा पुत्र था। अब इसके बारे में कौन कौन सी बातें हैं वो अपन डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। सांगा का अपने भाइयों से झगड़ा होने से किसके वहाँ पे शरण ली थी, जो राणा सांगा था इसका अपने जो भाई है जो जयमल और पृथ्वीराज इनसे झगड़ा हो गया। तो झगड़ा होने की वजह से ये वहाँ से भागकर चला गया था। तो ये कहाँ पे इसने शरण ली थी? शरण ली थी दोस्तों करमचंद पंवार के यहाँ जाके शरण ली थी। करमचंद पंवार के यहाँ जाके शरण ली थी। और करमचंद पंवार दोस्तों कौन थे? करमचंद पंवार दोस्तों श्रीनगर के वहाँ पे उस समय एक शासक हुआ करते थे। श्रीनगर वो ये दोस्तों जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है, श्रीनगर उस समय अजमेर में हुआ करता था। श्रीनगर अजमेर में जाके शरण ली थी दोस्तों। तो याद रखिएगा राणा सांगा ने शरण कहाँ से ली? भाइयों से झगड़ा करके करमचंद पंवार के पास जाके शरण ली और ये श्रीनगर के शासक हुआ करते थे। इससे आगे दोस्तों अब जो आगे अपन पढ़ेंगे राणा सांगा के जो अपने प्रमुख संघर्ष हैं, जो दूसरे राजाओं से जो प्रमुख युद्ध किए, अपने शासन या साम्राज्य को विस्तार के लिए जो भी इन्होंने प्रमुख युद्ध किए, उसके बारे में अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे। कौन कौन से युद्ध किए, कौन कौन से युद्ध में इनकी विजय हुई, किस युद्ध में इनकी पराजय हुई और क्या उन युद्धों के निष्कर्ष निकले, ये सब चीज़ें अपन यहाँ से आगे याद करेंगे दोस्तों। तो एक प्रमुख दोस्तों जो पहला जो युद्ध लड़ा इसने खातौली का युद्ध। यहाँ से दोस्तों सन जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अब जो प्रमुख युद्ध पड़े हैं इनकी सन भी दोस्तों कई बार पूछ ली जाती है। तो खातौली का युद्ध दोस्तों कब हुआ? 1517 ईस्वी में हुआ खातौली का युद्ध। किन किन के मध्य लड़ा गया खातौली का युद्ध दोस्तों? राणा सांगा
और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। इब्राहिम लोदी दोस्तों कौन थे? इब्राहिम लोदी उस समय दिल्ली के सुल्तान या दिल्ली के शासक हुआ करते थे। तो खातौली का युद्ध याद रखना, राणा संगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। इब्राहिम लोदी दिल्ली के शासक हुआ करते थे उस समय। अगला युद्ध दोस्तों याद रखिएगा, बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध, बाड़ी दोस्तों वर्तमान समय में कहाँ है? बाड़ी वर्तमान समय में धौलपुर में है। और बाड़ी का युद्ध दोस्तों हुआ 1519 ईस्वी को। और ये दोस्तों किसके मध्य हुआ? ये भी राणा संगा और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। इसी युद्ध में भी दोस्तों राणा संगा विजय हुआ था, बाड़ी के युद्ध में भी, और खातौली के युद्ध में भी दोस्तों राणा संगा विजय हुआ था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, खातौली के युद्ध में भी राणा संगा विजयी हुआ और बाड़ी के युद्ध में भी राणा संगा विजयी हुआ। दोनों युद्धों में इब्राहिम जो लोदी थे इनको पराजय का सामना करना पड़ा था। इससे आगे दोस्तों अगला युद्ध देखते हैं, गागरोन का युद्ध। दोस्तों गागरोन का युद्ध, गागरोन कहाँ स्थित है दोस्तों? वर्तमान में ये झालावाड़ में है। और कब लड़ा गया दोस्तों गागरोन का युद्ध? 1519 ईस्वी में दोस्तों ये लड़ा गया था। और इसके ये दोस्तों किनके मध्य हुआ? ये दोस्तों राणा संगा और महमूद खिलजी के मध्य हुआ। राणा संगा और महमूद खिलजी सेकंड, महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य हुआ। जो महमूद खिलजी थे दोस्तों ये कहाँ के शासक थे? ये मालवा एमपी के शासक हुआ करते थे। तो गागरोन का युद्ध अपन याद रख सकते हैं, महमूद खिलजी द्वितीय और राणा संगा के मध्य। और कब लड़ा गया? 1519 ईस्वी में। और महमूद खिलजी द्वितीय वो मालवा एमपी के शासक हुआ करते थे। और इस युद्ध में भी दोस्तों राणा संगा विजय हुआ और इस युद्ध में भी राणा संगा युद्ध जीत गया। तो यहाँ से दोस्तों अपन 3 युद्ध याद रख सकते हैं एक साथ, एक पेयर बना के दोस्तों, कि याद रखिएगा तीनों युद्धों को, खातौली का युद्ध, बाड़ी का युद्ध और गागरोन का युद्ध। तीनों युद्धों में जीत हुई राणा संगा की और जो दूसरे राजा थे उनकी हार हुई। तो खातौली, बाड़ी और गागरोन तीनों युद्धों को आप याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों इधर अपन आते हैं, इधर देखते हैं दोस्तों कारण। जो ये युद्ध था दोस्तों गागरोन का युद्ध, इसका क्या कारण हुआ, किस कारण ये गागरोन का युद्ध लड़ा गया वो अपन देखते हैं दोस्तों। तो गागरोन का जो दोस्तों किला है जो झालावाड़ में है, गागरोन का किला उस समय चंदेरी के राजा मदीनी राय के पास था। तो दोस्तों याद रखिएगा क्या इसका कारण था। जो गागरोन का जो किला है दोस्तों, गागरोन के युद्ध का, उस समय चंदेरी के राजा मदीनी राय के पास था। और ये जो चंदेरी के जो राजा थे मदीनी राय, ये दोस्तों राणा जो सांगा है इसके परम मित्र थे, दोस्त थे। इसी की वजह से इसी गागरोन का युद्ध लड़ा गया कि चंदेरी जो राजा था मदीनी राय, कि इसको जो संपूर्ण जो गागरोन के क्षेत्र के ऊपर मदीनी राय का शासन हो जाए, इसीलिए जो अपने राणा सांगा थे इन्होंने गागरोन का युद्ध लड़ा था। तो इसका कारण आप याद रख सकते हो, जो चंदेरी के राजा मदीनी राय थे राणा सांगा के मित्र थे और गागरोन का किला उस समय इन्हीं के पास में था दोस्तों। इससे आगे देखते हैं दोस्तों, इससे आगे दोस्तों आता है ईडर। थोड़ा नाम अजीब है दोस्तों, याद रखिए। ईडर जो दोस्तों है उस समय एक गुजरात का हिस्सा हुआ करता था। ईडर गुजरात में उत्तराधिकारी का युद्ध, इसको देखते हैं दोस्तों। ईडर गुजरात में दोस्तों उत्तराधिकारी का युद्ध है। उसमें जो अपने ये राणा सांगा थे इनकी क्या भूमिका थी, इसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। तो ईडर गुजरात के अंदर दोस्तों उत्तराधिकारी का युद्ध है। ये 2 भाइयों के मध्य लड़ा गया। एक भाई का नाम था दोस्तों भारमल, दूसरे भाई का नाम था रायमल। एक भाई का नाम था भारमल, दूसरे का नाम था रायमल। तो भारमल है दोस्तों, भारमल है, इनका साथ किसने दिया? गुजरात का राजा था, उसमें गुजरात के राजा हुआ करते थे मुजफ्फर शाह। तो मुजफ्फर शाह जो गुजरात के शासक थे उसने साथ दिया भारमल का, और जो दोस्तों रायमल थे इनका साथ दिया सांगा ने। तो ध्यान रखिएगा, ईडर के उत्तराधिकारी के युद्ध में राणा सांगा ने किसका समर्थन किया था? रायमल का समर्थन किया था। और गुजरात के जो राजा थे मुजफ्फर शाह, इसने किसका समर्थन किया था? इसने भारमल का समर्थन किया था। तो यहाँ से डीपली क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो ईडर गुजरात के उत्तराधिकारी युद्ध में सांगा ने किसका समर्थन किया था? तो रायमल का समर्थन किया था। और मुजफ्फर शाह ने किसका समर्थन किया था? वो भारमल का समर्थन किया था। तो यहाँ से अपन इन दोनों को याद रख सकते हैं। इससे आगे देखते हैं दोस्तों बयाना का युद्ध। तो 3 अपन पहले देख सके हैं दोस्तों युद्ध। अब अपन अगला युद्ध देखते हैं सांगा का, बयाना का युद्ध। बयाना जो भरतपुर में है दोस्तों। बयाना का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 16 फरवरी 1527 ईस्वी को। डेट नहीं याद रखनी है दोस्तों, सन याद रखना जरूरी है। 1527 ईस्वी में हुआ बयाना का युद्ध भरतपुर में। ये दोस्तों किन के मध्य हुआ? ये राणा सांगा और बाबर की सेनाओं के मध्य हुआ। और जीत दोस्तों इसमें सांगा की हुई। तो लगातार दोस्तों सांगा ने 4 युद्धों में जीत प्राप्त की है। ये चौथा युद्ध है बयाना का युद्ध। इसमें राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया। जीत है वो राणा सांगा की हुई थी दोस्तों इसमें। अगला दोस्तों युद्ध देखते हैं खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध दोस्तों किन के मध्य हुआ? सांगा
और बाबर की सेनाओं के मध्य, ये भी सांगा और बाबर की सेनाओं के मध्य लड़ा गया, लेकिन इस बार दोस्तों जीत वो बाबर की हुई है। और कब लड़ा गया दोस्तों? 17 मार्च 1527 ईस्वी को। सन आपको याद रखनी है, डेट आप ना याद नहीं भी रखो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, तो सन आपको याद रखिए। खानवा का युद्ध 1527 में। और ये तो दोस्तों युद्ध था खानवा का युद्ध, ये एक इंपॉर्टेंट युद्ध है, इसके बारे में काफ़ी सारे फैक्ट्स से अपने को याद रखने हैं, तो इस युद्ध को अपन डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। खानवा का युद्ध दोस्तों 17 मार्च 1527 के अंदर हुआ था। विजय दोस्तों इसके अंदर बाबर हो गया, जो उसमें दिल्ली का शासक हुआ करता था। अब दोस्तों इससे कौन कौन से फैक्ट पूछे जाते हैं उनको अपन याद रखते हैं। बाबर ने जो युद्ध किया दोस्तों, इससे पहले इसने कुछ 2-3 नियम बनाए या कुछ 2-3 कस्में या वादे किए। वो क्या थे दोस्तों, उनको अपन याद रखते हैं। युद्ध से पहले बाबर जिहाद की घोषणा की। युद्ध जो ये खानवा का युद्ध हुआ, इससे पहले बाबर ने जिहाद की घोषणा की। जिहाद दोस्तों क्या था? ये धर्म युद्ध था। बाबर का कहना है कि मैं जो युद्ध लड़ रहा हूँ वो अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने धर्म के संरक्षण के लिए युद्ध लड़ रहा हूँ। तो युद्ध से पहले दोस्तों बाबर ने जिहाद की घोषणा की, मतलब धर्म युद्ध की घोषणा की। एक पॉइंट याद रखेंगे। दूसरा, मुस्लिम व्यापारियों से तमगा कर हटा लिया या हटा देता है। बाबर क्या करता है दोस्तों, जो भी मुस्लिम व्यापारी थे अपने यहाँ पे, उससे जो कर लेता था तमगा कर को हटा लेता है, जिससे क्या है कि मुस्लिम समुदाय के लोग बढ़ चढ़ के युद्ध में भाग लेते हैं और वो बाबर को अपना हितैषी समझ के एक सच्चे मन से दोस्तों युद्ध लड़ते हैं। और कहा जाता है कि अगर कोई भी आदमी अगर सच्चे मन से कोई भी काम करता है तो वो असफल नहीं होता है। और यही कारण है कि बाबर युद्ध में सफल हुआ, जबकि राणा सांगा का काफ़ी हद तक काफ़ी शासकों ने साथ दिया, काफ़ी बड़ी सेना भी थी राणा सांगा की, तो भी है वो बाबर विजयी हुआ इस युद्ध में, क्योंकि मुस्लिम व्यापारियों से तमगा कर हटा दिया था इसने। तो इस कर का नाम दोस्तों याद रखिएगा, तमगा कर हटा दिया था। एक और चीज़ दोस्तों, शराब नहीं पीने की कसम खाई थी, कसम लेता है बाबर इस युद्ध से पहले शराब नहीं पीने की कसम लेता है और अपने सैनिकों को भी ये कसम दिलाता है कि अपन युद्ध करेंगे लेकिन शराब का सेवन नहीं करेंगे। जहाँ की दोस्तों सभी को पता है कि शराब के सेवन से काफ़ी हद तक जो सेना है वो ज़्यादा अगर नशा वगैरह हो जाए तो कमज़ोर पड़ जाती है और युद्ध में असफल हो जाती है। तो इसीलिए इसने कसम ली थी, शराब नहीं पीने की कसम लेता है। तो ये 3 बिंदु आप याद रख सकते हो। एक तो जिहाद की घोषणा की थी, एक तमगा कर हटा लिया था मुस्लिम व्यापारियों से। और दोस्तों देखिएगा, आप कोई भी चीज़ याद करते हो तो उसके पूरी लाइन ना याद करके आप की पॉइंट याद कीजिएगा और आप माइंड में जोर दीजिएगा कि क्या है ये चीज़ें। बाबर ने युद्ध से पहले कौन सी 3 चीज़ें की? जिहाद, एक तो जिहाद युद्ध किया, ठीक है दोस्तों, एक दोस्तों है तमगा कर, और एक और दोस्तों अपन लास्ट याद रख सकते हैं कि शराब नहीं पीना। ये 3 चीज़ें इसने अपनाई थी। तो इनके सहायता से अपन पूरी लाइन बना के लिख सकते हैं। आप दोस्तों ये जो नोट्स मैंने एक नोट्स से ही समझ लीजिएगा, जो एक बड़े चैप्टर को एक छोटे चैप्टर्स के माध्यम से एक बोर्ड के ऊपर सजाने का प्रयास किया है। आप इस चीज़ को याद करके एक इतने से बॉक्स में भी सजा सकते हो। नोट्स दोस्तों आपके अपने लिए हैं, वो किसी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं है। तो मेरा कहना यही है, आप जितने शॉर्ट्स नोट्स बनाइएगा आपको पढ़ने में या फिर रिवीजन करने में वो उतनी ही आसानी होगी, और जितनी आपको रिवीजन करने में आसानी होगी उतनी ही जो आपकी सफलता की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होगी। तो कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि इससे भी ज़्यादा शॉर्ट्स नोट आप बनाइए और उनको बनाकर उनको याद कीजिएगा। तो जितने शॉर्ट नोट बनाओगे दोस्तों उनसे 2 चीज़ें होंगी, एक तो रिवीजन करने में आसान होगी, दूसरा जो आपकी माइंड की याद करने की कैचिंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। क्योंकि अगर आप जिहाद वर्ड को देख के आप अगर 2 लाइन लिख सकते हो कि जिहाद क्या है, एक धर्म युद्ध है, यह बाबर ने अपनाया था खानवा युद्ध से पहले, ताकि धर्म के माध्यम से लोगों को एकजुट करके युद्ध में भाग लिया जा सके और वो युद्ध को में विजय प्राप्त कर सके। अगर तमगा कर कि व्यापारियों से तमगा कर हटाएंगे तो वो उनको एक अपना मसीहा समझ लेंगे, इससे वो अपने तन मन धन से युद्ध में मदद करेंगे, और शराब नहीं पीने से सेना की स्थिति अच्छी होगी। तो अपन अगर की पॉइंट से अगर 2-4 लाइनें अपन लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है दोस्तों, अपनी जो तैयारी है वो बहुत उच्च स्तर की तैयारी चल रही है। तो कोशिश कीजिएगा दोस्तों शॉर्ट नोट्स बनाएं ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर की भी तैयारी कर रहे हो तो शॉर्ट नोट्स में आपके रिवीजन में आसानी होगी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। युद्ध से पहले बाबर जिहाद धर्म युद्ध की घोषणा की, मुस्लिम व्यापारियों से तमगा कर हटा लेता है और शराब नहीं पीने की कसम लेता है। ये 3 बातें अपने को याद रखनी है। अगला दोस्तों, युद्ध में सहायता के लिए सांगा ने राजा बुलवाए थे। जैसा कि मैंने बता चुका हूँ कि
राणा सांगा इस युद्ध में अपनी मदद के लिए काफ़ी जो अपने पड़ोसी राज्य हैं उनसे के राजाओं से मदद लेता है और उन शासकों को युद्ध में भाग लेने के लिए बुलाता है। तो वो कौन कौन से राजा हैं दोस्तों, तो उनको अपने को याद रखना है दोस्तों। कौन कौन से राजाओं को बुलाता है युद्ध में भाग लेने के लिए? एक दोस्तों आमेर जो के शासक थे दोस्तों पृथ्वीराज, ये इसकी मदद के लिए आते हैं। मारवाड़ से दोस्तों मालदेव आते हैं मदद के लिए, लेकिन ये मालदेव है दोस्तों, ये मारवाड़ के शासक या राजा नहीं थे। वहाँ उस समय वहाँ पे के राजा कौन थे दोस्तों? राजा थे वहाँ पे गंगा सिंह वहाँ पे शासक थे। बीकानेर से दोस्तों कौन मदद के लिए आते हैं? बीकानेर से दोस्तों इसकी मदद के लिए कल्याणमल आते हैं। और कल्याणमल जब इसकी मदद के लिए आते हैं उस समय बीकानेर के जो शासक थे या राजा थे दोस्तों वो जेतसी था। बीकानेर का शासक उस समय जेतसी था। जेतसी ने ही कल्याणमल को इसकी मदद के लिए भेजा था। और दोस्तों चंदेरी से दोस्तों मदीनाराय आता है, जैसे कि मैंने बताया ये मदीनाराय तो इनका दोस्त था तो ये आता ही है। और मेवात से दोस्तों हसन खां मेवाती आते हैं इसकी मदद के लिए। और दोस्तों महमूद लोदी आता है, जो इब्राहिम लोदी जो अपन ने पढ़ा था प्रारंभ में, 2 युद्ध अपन ने ये देखे थे दोस्तों, खातौली का युद्ध और बाड़ी का युद्ध। जो इब्राहिम लोदी है ये इसका भाई था महमूद लोदी, तो इब्राहिम लोदी का छोटा भाई था। ये इसकी मदद के लिए युद्ध में भाग लेने के लिए आते हैं ताकि राणा सांगा की ओर से युद्ध में लड़े और युद्ध में विजय प्राप्त करें। लेकिन हुआ ऐसा नहीं, राणा सांगा की युद्ध में पराजय हुई और बाबर युद्ध में जीत गया। क्योंकि युद्ध के दौरान राणा सांगा के दोस्तों सर के ऊपर एक तीर लग गया था जिससे वो घायल हो गए थे और मूर्छित हो गए थे। और उसके बाद दोस्तों जो युद्ध का जो वो नेतृत्व है दोस्तों, वो दोस्तों अपन देखेंगे कि युद्ध का नेतृत्व झाला अज्जा ने संभाला था। झाला अज्जा इसका एक प्रमुख सेनापति हुआ करता था। उसके बाद युद्ध का नेतृत्व झाला अज्जा ने संभाला। तो सांगा युद्ध में घायल हो गए थे सर पे एक तीर लगने की वजह से। तो इनको इतना याद रखना है दोस्तों, युद्ध के दौरान सांगा घायल हो गए और उसके बाद दोस्तों युद्ध का जो नेतृत्व है दोस्तों वो झाला अज्जा ने संभाला। और बाबर ने जीत के बाद, जब बाबर युद्ध में जीत गया तो जीत के बाद बाबर ने है वो उपाधि धारण की। और दोस्तों वो क्या उपाधि धारण की? वो गाजी की उपाधि धारण की। तो ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। बाबर ने किस युद्ध में जीत के बाद गाजी की उपाधि धारण की? तो वो दोस्तों याद रखना है अपने को, खानवा का युद्ध। खानवे के युद्ध की जीत के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी का मतलब दोस्तों क्या होता है? धर्म के लिए युद्ध, कि अपने धर्म के विकास के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, अपने धर्म की वृद्धि के लिए जो युद्ध लड़ा था वो दोस्तों बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा था। जैसा कि इसने पहले युद्ध से पहले ही जिहाद की घोषणा कर दी थी कि ये धर्म युद्ध है, जैसे कि इसने पहले ही बता दिया था। तो गाजी की उपाधि इसने इसीलिए धारण की थी दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों अपन ने राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा से महत्वपूर्ण कौन कौन से उसके संघर्ष किए वो देखे। और इससे पहले दोस्तों अपन ने जो रायमल के जो बेटे थे, इनके 1-2 पृथ्वीराज और जयमल, इनके संघर्ष देखे। और इससे पहले अपन ने जो राणा कुंभा थे उनको किन किन उपाधियों से संभाला गया और वो जैन प्रमुख उनके विद्वान कौन थे वो देखे। तो इस वीडियो के माध्यम से अपन ने इन सब चीज़ों को कवर किया है। तो दोस्तों जैसे ही आप ये सेशन खत्म कर लो, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप जरूर बनाइएगा दोस्तों। ऑब्जेक्टिव बनाने से ही आपको सफलता मिलेगी, ना कि एक लेसन देखने से आपको सफलता मिलेगी, ना कि आपको किसी कोचिंग में जाने से, वहाँ पे क्लास लेने से सफलता मिलेगी। सफलता तभी मिलेगी दोस्तों जब आप घर पे आके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाओगे और प्रैक्टिस करोगे। आप अपनी तैयारी को परखोगे कि अपनी तैयारी किस स्तर की तैयारी चल रही है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे ही अपना चैप्टर खत्म हो आप ऑब्जेक्टिव सेशंस की कोई भी बुक्स हो XYZ, उससे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनाइएगा, जिससे आपकी याद रखने की क्षमता बढ़ेगी और आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस स्तर की तैयारी चल रही है। तो यहाँ से दोस्तों अपन ने राणा सांगा के प्रमुख घटनाएं, प्रमुख युद्ध को देख लिया। अब दोस्तों अपन को पता है इसके सर में जो तीर लग गई थी युद्ध के दौरान, इससे घायल हो गया था। और उसके बाद बाबर की विजय हो गई थी और इसने गाजी की उपाधि धारण कर ली। उसके बाद दोस्तों अपन एक कॉलम बनाया दोस्तों, एक मैंने छोटा सा एक कॉलम बनाया है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। इस कॉलम के माध्यम से मैं आपको एक चीज़ समझाने की प्रयास करूंगा दोस्तों। यह है बसुआ, इरीच, कालपी और मंडलगढ़। जैसे दोस्तों इनको तीर लगा तो इनको बसुआ है दोस्तों, बसुआ जो दौसा के अंदर पड़ता है दोस्तों, बसुआ दौसा के अंदर पड़ता है दोस्तों, बसुआ के अंदर ले जाया गया। और उसके बाद दोस्तों इरीच के अंदर दोस्तों इनको ये एक युद्ध के लिए तैयारी के लिए जा रहे थे, वहाँ पे इनको जहर दे दिया गया था, और कालपी के अंदर दोस्तों इनकी
मृत्यु हो गई थी कालपी के अंदर दोस्तों। एक जगह है एमपी के अंदर, इरीच भी एमपी में है दोस्तों और कालपी भी एमपी में है। यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी जहर के दिन, इरीच में जहर दिया, कालपी में आते आते इनकी मृत्यु हो गई। और मंडलगढ़ में दोस्तों इनकी छतरी है, मंडलगढ़ में दोस्तों इनकी छतरी है, मंडलगढ़ में इनकी छतरी है। तो मंडलगढ़ दोस्तों भीलवाड़ा में है। तो यहाँ से अपन एक साथ याद रख सकते हैं दोस्तों, बसवा, इरीच, कालपी और मंडलगढ़। बसवा में दोस्तों इनके सर पे तीर लगने के बाद वहाँ पे इनको इलाज के लिए ले जाया गया था। और इरीच में दोस्तों इनको जहर दिया गया, कालपी में इनकी मृत्यु हो गई और मंडलगढ़ में इनकी छतरी है। तो अपन इनको एक क्रम से याद रख सकते हैं दोस्तों, नीचे इस प्रकार से, इस प्रकार की दोस्तों एक क्रम से याद रख सकते हैं कि यहाँ घायल हुए, यहाँ पे इनको जहर दिया, यहाँ इनकी मृत्यु हो गई और यहाँ इनकी मंडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर इनकी छतरी है। तो इन पॉइंट्स को दोस्तों अपन याद रख सकते हैं, इसलिए मैंने इनको बॉक्स बना के एक लिख दिया है। अब दोस्तों ये खानवा का ये युद्ध हुआ था दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण युद्ध था। और जो स्टेट विशेष लेवल के एग्जाम होते हैं, जैसे अपन आरएएस को इसमें शामिल कर सकते हैं। आरएएस लेवल के एग्जाम में दोस्तों खानवा के युद्ध के कारण पूछ लिए जाते हैं कि क्या इनके कारण रहे थे, क्या इसके परिणाम रहे थे, क्या इसके महत्व रहे थे। तो इससे संबंधित अपना नेक्स्ट वीडियो होगा, तो बने रहिएगा दोस्तों। मैं इनके कारण, महत्व और परिणाम सब कुछ अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसमें अपना इतना ही शामिल किया गया है। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को और लाइक और कमेंट करते रहें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। डटे नहीं दोस्तों, निरंतर पढ़ते रहें, सफलता आपकी होगी। अपने आप को एक कमज़ोर स्टूडेंट नहीं समझे, आपसे ज़्यादा होशियार और ज़्यादा टैलेंटेड कोई नहीं है, आप ये मान के चलें। लेकिन अपनी पढ़ाई में निरंतरता रखें और एक स्मार्ट स्टडी करें। जो भी बिंदु पढ़ें वो स्मार्ट तरीके से पढ़ें, उनका कलेक्शन स्मार्ट तरीके से करें, स्मार्ट तरीके से नोट्स बनाएं, शॉर्ट्स नोट्स बनाएं, ताकि आपको सफलता जल्दी मिले। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।